नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में आप मेरे पास में बैकग्राउंड्स देख रहे होंगे और समझ ही गए होंगे मैं क्या चर्चा करने वाला हूं। आज इस कंपनी की बिजनेस मॉडल के से लेकर के मार्केट में इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक मार्केट की जो मार्केट का ट्रेंड है उस सभी चीज़ों को एक ही साथ में अवलोकन करेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि डिटेल स्टडी की तरफ समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस कंपनी में क्या है, क्या-क्या करती हैं और क्या करके कितने पैसे कमाती है और कितना सेविंग करती है। क्योंकि अभी रिसेंटली की बात करूँ तो मैंने एक फ़ॉर्मूला बेस पे कुछ कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया, जो कि हमने स्किनर की हेल्प से लिया था। और चलिए ज़रा जानने की कोशिश करेंगे आपके सामने ही, आखिर मैंने क्या फ़ॉर्मूला लिया और कैसे लिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये कंपनी का ज़िक्र करती देखी गई। देखिए, हमने मार्केट से एक ऐसी फ़ॉर्मूला के बेसिस पे सर्च करने की कोशिश किया जो जिस कंपनी का जो करंट मार्केट की प्राइस है, वो करंट मार्केट की प्राइस की यदि हम बात करें, तो अर्निंग पर शेयर पे के मुताबिक और उसके मल्टीपल की बात करें तो वो 20 से ज़्यादा मल्टीपल में ना होना चाहिए था। और कंडीशंस हमने ये डाली थी कि कंपनी में कम से कम जो नेट इनकम मार्जिन है, अर्थात जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिलाने के बाद जो कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है, उसका परसेंटेज जो है कम से कम 100% से ज़्यादा होगा। हमारे सामने एक ऐसी कंपनी ढूंढ के निकाले हैं जो उसका सोचिए, जो रेवेन्यू और अदर सोर्स को मिलाकर देखा जाए तो 118% की उसका नेट इनकम मार्जिन रहा है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या क्या सिचुएशंस है इस कंपनी को लेकर। कंपनी का नाम है एलेम्बिक। एलेम्बिक लिमिटेड। यदि सबसे पहली बात किया जाए तो कंपनी ये करती है कि फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। और इनकी यदि वेबसाइट्स पे डेटाबेस को देखें तो कंपनी कहती है कि फार्मास्यूटिकल्स हों, रियल एस्टेट्स हों, पावर एसेट्स हों, इन तीन सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी दर्ज करती देखी गई। यदि तीन सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है तो मार्केट में इसको लेकर के क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या गुडविल है और क्या मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल को आंकड़ा देती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी रहा है। मार्केट में कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार मार्केट सेंटिमेंट की वजह पर 2-4% ऊपर हो जाता है, कई बार 2-4% का नीचे गिर जाता है, लेकिन ऑन एवरेज यदि एक टाइम फ्रेम के मुताबिक देखेंगे तो ये क्या आंकड़ा देती है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ पार्ट को लेकर के सबसे पहला पार्ट आता है, क्या इनका समरी डेटा कहाँ से बिलोंग है और किस क्या ग्रोथ लेवल को लेकर के दर्ज करती देखिए। अब यहाँ पे बुक वैल्यू के मुताबिक अब स्टॉक प्राइस को देखें तो 133% की हलचल क्रिएट कर चुका है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल 16% के आसपास की आंकड़ा बताती है, जो कि 116% हाई हो चुकी। ये तो था दोनों पहलू को लेकर के। जबकि हायर से लोअर की यदि बात किया जाए 52 वीक में, तो कंपनी को ये नहीं कह सकते कि आज इसका ट्रेंड लगातार गिरता हुआ दिखता है। मार्केट में गिरती पड़ती हुई स्टॉक में यदि आप इन दोनों को एवरेज करके देखें तो हमें एक मीडियम रेंज का पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में जा रही है। क्या ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्या ब्रेकआउट करने की सिचुएशंस में है, क्या ब्रेक डाउन करने की सिचुएशन। इसके अलावा यदि आप इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक इस स्टॉक को जानने की कोशिश करेंगे तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ जो रेश है बिल्कुल निवेशकों को लेकर नहीं है, क्योंकि कंपनी कमाती करीब 12 रुपए के आसपास कमाती है पर शेयर और मार्केट में इसका जो मार्केट कैप हो जाती है करीब 3000 करोड़ के आसपास रेट होती है। अगली सवाल आया कि कंपनी आखिर 118% की नेट इनकम मार्जिन जनरेट करने के पीछे वजह क्या है। क्या कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी भर भर के आता है, जबकि डिविडेंड भी लगातार कंपनी देती रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है करीब 12 से लेकर 4% दिशा दिखाती है। तो वहीं पे यदि दिसंबर का रिजल्ट अपडेट हो चुका तो हम इन चार बातों को यहां से काट देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं बनता है। रिलेवेंट के लिए हमें सितंबर तक का डेटा मिलेगा, क्योंकि वो सितंबर तक का डेटा बैलेंस शीट आंकड़ा साझा करती है। अगली सिचुएशन कहती है जो क्या पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस लेवल कहाँ पे गिरती है। तो ये कहता है कि जो सेल्स कंपनी कर रही है, जो सेल्स रेवेन्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें लगातार इनका इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अप डाउन दोनों मिला है और क्यू के मुताबिक कुछ चीजें में अप ट्रेंड 600 बेसिस पॉइंट की अप ट्रेंड, तो पिछले क्यू के बेसिस पे करीब 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज। इसके अलावा यदि नेट इनकम पॉइंट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो है करीब नेट इनकम जो पॉइंट है उसमें कंपैरिजन टू द, यदि हम इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखें तो कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा जनरेट करती देखी गई, और जो भी इनके पास इनकम आ रही है वो केवल केवल सितंबर में आ रही है। देखिए, अर्थात इनके पास उस क्वार्टर में फिक्स है कि शायद कुछ रिटेनरशिप होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे इनके पास सितंबर में पैसे आते हैं, हर पीरियड में नहीं आता। तो इसको एक तरह से एक्सेप्शनल केस में हम मान लेते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं जो आखिर इसको ईयरली ग्रोथ कैसा। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो सेल्स में अप ट्रेंड था, प्रॉफिट में अप ट्रेंड की बात शामिल करता है, स्टॉक प्राइस सीजीआर ऑन एवरेज 12% की दर्ज करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 13% तक रिटर्न देती देखी पाई है। इसके अलावा कुछ और पार्ट को यदि देखा जाए तो वो ये कह सकते हैं कि कंपनी में एक्चुअल में हमने देखा कि बिजनेस मॉडल, जिस बिजनेस मॉडल में कंपनी फार्मास्यूटिकल्स हों, रियल एस्टेट्स हों, और तीसरी बात कहती है पावर एसेट्स को लेकर के, तो इन तीनों चीज को मिला करके देखा जाए कि आखिर सबसे ज्यादा किस सेक्टर से पैसे कमाती है, अब ये एक चैलेंज बनती देखी गई है। क्योंकि नेट इनकम मार्जिन की सवाल में देखा जाए 118% की जो प्रॉफिट बुक किया है, उसके लिहाज से इसके पास सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आती है। इनकम के लिए आप देखेंगे तो ये दर्ज करती देखी जाए, यदि हम बीएसई के डेटाबेस से चले हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को लेकर के, तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में इस कंपनी का जो सेगमेंट वाइज है, जिसमें कि इन्होंने रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट को लेकर जिक्र करती देखी गई, तो ये केवल बीएसई के ऊपर रियल एस्टेट्स काम से बिलोंग करती है, लेकिन इनका काम का तो फार्मास्यूटिकल से भी है। तो फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी का सबसे ज्यादा यदि किसी सेगमेंट से पैसे आते हैं तो उसका नाम है रियल एस्टेट्स बिजनेस। सेकेंड पार्ट आती है इनके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेशन बिजनेस को लेकर जो पावर जनरेशन का सवाल है वो बिल्कुल ना के मुताबिक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई भी यहाँ पे डिक्लेरेशन दायर नहीं किया है। तो ये एक अपडेट था इस कंपनी को लेकर, क्योंकि पीयर से कंपेयर करने के लिए उसको उसी तरह से कंपेयर करना आसान होगा, जिसमें हमने देखा कि डीएलएफ है या फिर मैक्रोटेक्स कंपनी है, इन सभी कंपनियों की आगे इनका जो तेजी है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल ही खाली जगह है। जहां पे कैश मार्केट रेंज से भी देखा है तो बुक वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, बुक इंटरसेक्ट वैल्यू से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है। जबकि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो कंपनी ने ये बताई है जो इनके पास नेट इनकम मार्जिन 118% तक बनती है, जबकि दूसरी कंपनी कंपैरिजन टू द डीएलएफ हो, माइक्रोटेक्स हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, जो कि करीब 18% से लेकर के करीब 52% तक की कमाई करती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम सबके पास होता है, जो परसेंटेज वाइज गेन है वो इनके पास थोड़ा सा ज्यादा दर्ज करती देखी गई है, केवल और केवल सितंबर में आंकड़ा आती है। इसीलिए दिसंबर का रिजल्ट में इस तरह का कोई भी आंकड़ा नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम नेट इनकम मार्जिन परसेंटेज में डिफरेंस पाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा ये देख पाए कंपनी को लेकर के जो रिस्क फैक्टर अभी तक क्या था, तो कहते बिल्कुल नहीं था जी, कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं था, बैलेंस शीट के सिचुएशन में कोई बोरोइंग्स नहीं था, जो फंड था वो फंड फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर उन्होंने डील करके रखा है। निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि कंपनी में ऑलमोस्ट करीब 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं, जो कि लगातार इसमें बढ़ती जा रही है, अर्थात पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा यहाँ पे रेश बढ़ती जा रही है, और करीब करीब एफआई की होल्डिंग बनी है, डीआई की कोई होल्डिंग नहीं, आम निवेशकों के पास 27% की होल्डिंग है, उस 27% की होल्डिंग में भी कोई बड़ी निवेशकों का नाम शामिल नहीं करता। ये सब इनका पहलू था। तो हमने इन पहलू में क्या क्या जानने की कोशिश किया और क्या क्या पसंद आई। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल में हमने देखा कि रियल एस्टेट बिजनेस से पैसे आते हैं। दूसरी तरफ बाकी कंपनियों के कंपेरिजन इनका नेट इनकम मार्जिन काफी बेटर दर्ज करती देखी जाती है। इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इसमें कंपैरिजन टू द इनके पीयर्स कंपनी से बेटर परफॉर्मेंस करती जाती है, लेकिन निवेशकों का जो क्राउड लगा है बिल्कुल ही नहीं है अभी भी।
इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिस्क और रिटर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में रिस्क बिल्कुल ही नहीं कहता है, लेकिन रिटर्न का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, रिबार्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही आंकड़ा देती है। उसके अलावा कंपनी कुछ देने लेने की यदि बात किया जाए, जहां पे कंपनी साल दर साल लगातार डिविडेंड पे आउट करती है, जहां पे भले ही पैसा छोटा हो लेकिन 2020, 21, 22, 23, 24 में लगातार डिविडेंड दिया है, जो कि करीब करीब ₹2.40 तक उन्होंने पे आउट किया है। स्टैंडअलोन डेटाबेस पे पिछले पीरियड के मुकाबले इसमें क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में लंबी उछाल आई। क्यों? क्योंकि इनके पास जो नेट प्रॉफिट था वो काफी ज्यादा तादाद में उभर के आए, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम सितंबर में आते। जहां तक कंपैरिजन यदि किया जाए इनको इनकी सेम सेंसेक्स पार्ट से या इसी डीएलएफ और जो इनकी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन इंडेक्सेशन है उसकी पार्ट से, तो ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल से लगातार इनकी जो सिचुएशन था उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं रही। अभी पिछले एक साल के दौरान 12% की उछाल क्रिएट करती देखी गई है, लेकिन ऑन एवरेज पिछले एक साल से लगातार इनकी पिटाई चलती जा रही है। और पिटाई के दौरान में कई बार मार्केट में उछलती है, कई बार कूदती है, कई बार पड़ती है, कई बार सोती है। तो पिछले एक साल के चार्ट ग्राफ में हमने इन पहलों पे देखा। अब एक लास्ट सवाल ये होता है, अक्सर होता है कि सर टारगेट क्या है और एसएल कहाँ लगाएं। ये दो हमेशा क्वेरी होता है, हर स्टडीज के अंदर होता है। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, एसएल का मतलब होता है सेविंग। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होगा, टारगेट ये डिपेंड करता है कि आप जहां भी इंटर कर रहे हैं तो आप किस भाव से इंटर कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी ग्रोथ के लिए आप उसको क्या सोच के चल रहे हैं, कितनी परसेंट आप प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसके मुताबिक यदि आप प्रॉफिट नियर अबाउट बनता हो तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने पॉकेट में पैसा आ जाए तो अच्छी बात है। और यदि सेकंड चांस, यदि एसएल का सिचुएशन क्रिएट होता है तो सेविंग करने के लिए आपको एसएल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कैपिटल बचाने के लिए आपको यही एक बहुत बेटर रास्ता है। अदरवाइज हाई रिस्क हाई रिटर्न की तरफ आप जा सकते हैं और मार्केट ट्रेंड को भांपना, उस भाप के मुताबिक आप इसको डिसाइड लेने में सक्षम हो सकते हैं। ये था कुछ पहलू जानने को लेकर के, गोल्डन रूल को लेकर के। तो हमने आज की लर्निंग में इस कंपनी को लेकर जानने की कोशिश किया, एलेम्बिक्स लिमिटेड को लेकर के, जो कि रियल एस्टेट कंपनी रहा है। बाकी तो और भी कारोबार करती, लेकिन उस कारोबार में इनका कोई सटीकता दर्ज नहीं करती देखी गई है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। We are not an trader, not an advisor, only as a learner. Thanks for the joining दोस्तों।